चलिए चैप्टर सॉल्यूशन। आज इस सॉल्यूशन में हम लोग अगला टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है आपका सॉल्युबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विलयता। ठीक, सारी चीज़ लिखना संभव नहीं है, मेरा बातें आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, 100 ग्राम सॉल्वेंट, कितना? 100 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? सॉल्यूशन पे जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है क्या कहलाती है? सॉल्वेंट कहलाती है। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट पे 298 केल्विन टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। क्या बात समझ में आया? एक बार फिर से बताएं, ध्यान से समझिएगा। 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब समझ में आता है? जैसे कि पानी, वाटर हमारा सबसे बड़ा सॉल्वेंट है। किसी भी चीज़ को हम पानी में घोल देते हैं। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि हम पानी का एग्जांपल लेके चलते हैं। मतलब 100 ग्राम पानी पर 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर बोलेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि लगभग रूम टेम्परेचर पर जितनी सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। बात समझ में आया? कि आप 100 ग्राम पानी लिए, ठीक, रूम टेम्परेचर पे रखें जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, और वहाँ पे आप चीनी को घोलना शुरू किए या नमक को घोलना शुरू किए, तो उस 100 ग्राम पानी पे जितना आपका चीनी या नमक घुल जाए वो उसका क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। एक ऐसा समय भी आएगा जब आप उसमें नमक या चीनी को डालेंगे तो वो नमक या चीनी नहीं घुलेगा, लेकिन जितना घुल जाए उसका क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। बात समझ में आया? हाँ, तो बताइए सॉल्युबिलिटी क्या है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट dissolve the amount of solute at about 298 Kelvin temperature known as solubility, known as their solubility, their solubility. क्लियर? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ तो आया होगा ना सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? कितना टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। जितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाए उसका सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्लियर? डाउट है? सॉल्युबिलिटी का क्या होता है? कुछ फैक्टर अफेक्टिंग भी होती है। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई लिक्विड में हम किसको डाल रहे हैं? सॉलिड में डाल रहे हैं, तो उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होता है? पहला फैक्टर अफेक्टिंग तो होता है उसका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, कि आपका जो सॉल्वेंट लिए हैं वो सॉल्वेंट किस प्रकार का है और जो सॉल्यूट लिए हैं वो किस प्रकार का है। कहने का मतलब कि आप मान के चलिए सॉल्वेंट के रूप में पानी लिए, ठीक है, और सॉल्यूट के रूप में चीनी ले लिए हैं और एक में ले लिए हैं नमक। दोनों सॉलिड है, लेकिन आप देखेंगे कि हो सके आपका नमक जल्दी घुल जाए और चीनी थोड़ा सा देरी में घुलेगा। ये कहाँ पर निर्भर किया? नेचर पे।
है कि नहीं? समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें। किसकी बात कर लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखे होंगे चौक, देखें चौक। जब अब ये सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको आप पानी में क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे, तो ये आयन के रूप में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटेगा? किस तरह से टूटेगा? Ca+2 + CO3 - 2। ये आपका क्वेश्चन में आया था केमिस्ट्री में। चलिए, हो गया। इस तरह से ये क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। किसका किसका नेचर पे? सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। यहाँ पे थोड़ी सा जानकारी हम बता दें। कोई ऐसा चीज़ है जैसे पेंट। पेंट देखें, पेंट। अगर उस पेंट को पानी में आप धोएंगे तो वो नहीं धुलेगा। धुलता है क्या? लेकिन वही जगह आप स्पिरिट ले लें, किरोसिन का तेल ले लें, तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। होता है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सोल्यूबिलिटी भी किस पे डिपेंड करता है? नेचर। किसका किसका नेचर? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर? दूसरा पॉइंट है ये टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर दे दें तो सीधी सी मतलब है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ती है। जैसे कि आप पानी में चीनी को घोल रहे हैं, घुलने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। अब उसको क्या दे दें? टेम्परेचर दे दें, वो देखिएगा तुरंत क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो जैसे हम टेम्परेचर देते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक, ये टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं हम तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर ये क्या शो करता है? ये सॉल्युबिलिटी है। कर्व शो करता है। कर्व शो करता है का मतलब क्या हुआ? कि कोई सीधे क्या हुआ? गर्म हुआ तो सीधे सॉल्यूशन बन गया। कोई थोड़ा देरी सॉल्यूशन बना, फिर रुका, फिर और सॉल्यूशन बना, फिर रुका, फिर सॉल्यूशन बना। एकाएक वो सॉल्यूशन नहीं बनता है। जो डायरेक्टली कंटिन्यूअस सॉल्यूशन बन जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कर्व। और जो रुक रुक के सॉल्यूशन बने उसको डिसकंटिन्यूअस कर्व कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूअस कर्व इस डायरेक्शन पे टेम्परेचर को दिखाते हैं और इस डायरेक्शन पे सॉल्युबिलिटी को दिखाते हैं। हमने क्या सीखा यहाँ पे? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी नया नया चीज़ का खुलासा होने वाला है यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। ठीक, नमक देखे हैं आप? चलिए, हम यहाँ पे क्या रखते हैं? नमक को रखते हैं। रूम टेम्परेचर है तो जीरो तो नहीं होगा, है कि नहीं है? अब नमक को रखें और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। समझिएगा, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका? NaCl। क्या देखे आप? टेम्परेचर को आप बढ़ाए तब भी वो वही रफ्तार से घुला, टेम्परेचर जब कम था तब भी वो वही रफ्तार से। यानी कि नमक को जब हम पानी में घोलते हैं तो टेम्परेचर देने पर भी उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। जितना ठंडा पानी में घुलेगा उतना भी गर्म पानी में घुलेगा। ऐसा नहीं है कि वो गर्म पानी में जल्दी घुल जाए और ठंडा में देरी से घुले। ये कर्व आपको शो करता है? समझ में आ गया? ये किसकी कहानी थी? NaCl की। टेम्परेचर तो बढ़ा आपका, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा। सॉल्युबिलिटी आपका स्टेट है, यानी कि कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी NaCl का सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा कंपाउंड है
जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। NaCl यानी कि नमक। क्लियर? अब NaCl के जगह से हम ले लेते हैं KCl को। क्या ले लेते हैं? KCl। ध्यान दीजिएगा, जब KCl को पानी में लगाते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं ना, तो ये भी ज़्यादा जल्दी नहीं घुलता है। ये क्या होता है? धीरे धीरे घुलता है। ठंडा पानी में थोड़ा सा कम घुलेगा और गर्म पानी में थोड़ा सा ज़्यादा घुलेगा। समझ पा रही है? किसकी बात है ये? KCl की। यानी कि हम यहाँ से KCl को उठा लेते हैं। ये आपका क्या है? KCl। जिस तरह से टेम्परेचर आपका बढ़ा उस तरह से आपका सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ा। समझ में आया? चलिए, दूसरी चीज हम उठाएंगे सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3, है ना। ये क्या होता है कि यहां से अगर हम NaNO3 को लें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका सॉल्युबिलिटी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ये NaNO3। लेकिन आपका KNO3 सडनली क्या हो जाता है? घुल जाता है। जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा वो आपका सीधे घुल जाएगा। KNO3 ये क्या शो किया उसको भी समझ लीजिएगा। ये शो किया, जब ये घुलना शुरू किया तो कभी भी नहीं रुका, धीरे 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 घुलते घुलते सॉल्यूशन बना दिया। चाहे देरी से बनाया या जल्दी बनाया, लेकिन कभी भी वो नहीं रुका। क्या इसमें आपको कहीं पे कोई कर्व जो बना यहाँ पे कटा छटा दिखाई देता है? तो इसलिए इस प्रकार का कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कर्व कहते हैं। जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तब वो धीरे धीरे घुलता है, टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं। KCl को डालते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट टेम्परेचर में बढ़ता है, इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वो कंटिन्यू घुलते जाता है कि थोड़ा सा घुल के रुकता नहीं है। इसीलिए इसका कर्व क्या बनता है? आपका कंटिन्यूअस बनता है। अब आगे की बात करें हम लोग डिसकंटिन्यूअस कर्व की। ये डायरेक्शन आपका टेम्परेचर, ये डायरेक्शन आपका सॉल्युबिलिटी। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ध्यान समझिएगा, Na2SO4 10H2O, उसमें हम आपका पानी भी रहता है। क्या रहता है? पानी भी रहता है। याद रखिएगा, हम किसकी बात बता रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस कर्व। जब हम सोडियम सल्फेट को सॉल्वेंट में क्या करते हैं? डाल के गर्म करते हैं, ठीक। तब ये क्या शो करता है उसको ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे इसको सोडियम सल्फेट को हम सॉल्वेंट में डाल लेते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। समझ में आया? जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से क्या हो गया? इसका कुछ पानी भाप बन के बाहर निकल जाएगा। अब भाप बन के पानी बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल Na2SO4। अब उसको फिर से आप टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या वो घुलेगा? तो वो घुलने के बजाय फिर से सॉलिड बनना शुरू होता है, Na2SO4। कैसा कर्व बना? डिसकंटिन्यूअस कर्व बना। याद रखिएगा। क्या पूछना है कुछ? ये बात पता चला यहाँ पे? ये क्या है आपका? सोडियम सल्फेट। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं और गर्म करते हैं तो ये एक लिमिट तक क्या होता है? सॉल्युबल होता है। उसके बाद में वो फिर से
सॉलिड की ओर बढ़ता है। घुलने के बजाय क्या होता है, जमना शुरू होता है। तो इस तरह से ये क्या शो करता है, आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व शो करता है। क्लियर? चलिए आगे और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CaCl2 6H2O, CaCl2 6H2O। अभी यहाँ पे पानी है। जब इसको हम हीट करना शुरू किए तो ये देखिए इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ा। ठीक, अब यहाँ के बाद में इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि वहाँ से कुछ पानी हमारा निकल जाएगा, यानी कि घट जाएगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CaCl2 4H2O। फिर और थोड़ा सा ऊपर जाके उसका सॉल्युबिलिटी रुक जाएगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CaCl2 2H2O। देख रहे हैं? इस तरह से जो कर्व मिलता है सॉल्युबिलिटी की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व कहा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। जब हम कोई गैस को कहां पे मिलाते हैं, लिक्विड में मिलाते हैं। लिक्विड H2O है। H2O क्या है आपका, लिक्विड। इसमें क्या मिलाएंगे, गैस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है? तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3 बना लेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसका फैक्टर टेम्परेचर के साथ में क्या होता है, बढ़ता है। प्रेशर के साथ भी क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया? अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको अरेंज करने के लिए पूछता है कि गैस, मान के चलिए आपके पास में बहुत सारा गैस है। क्या हाइड्रोजन गैस है? नहीं है। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ये बोलेगा कि ये सारी गैसें किसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। समझ में आया? हाइड्रोजन भी आपका गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, यानी कि आप किसको ज़्यादा आप घोल सकते हैं और ज़्यादा वो घुलेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको याद भी रखना होगा कि जिसका मास जितना ज़्यादा होता है उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होता है। समझ में आया? जिसका मास जितना ज़्यादा होता है उसका सॉल्युबिलिटी उतना होता है। तो यहाँ पे सबसे कम सॉल्युबल कौन है, H2O। H2O से ज़्यादा सॉल्युबल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन। क्यों? ड्यू टू एटॉमिक मास। याद रखेंगे ये चीज। हो गया? लिख लिए? दूसरी चीज कि ये सॉल्युबल क्यों होता है, क्यों होता है सॉल्युबल? ये सॉल्वेंट के साथ में
ये सोल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि ये गैस सॉल्वेंट के साथ में मिल के हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। समझ में आया? और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो सोल्यूबल होगा ही होगा। अब फिर से बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को आप किस तरह से पहचानें। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है उसको भी देख लीजिए। हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड में आपका क्या जुड़ा हुआ हो? फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन में जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। क्या बात समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि H सिंगल बॉन्ड क्या है? F, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे वो पानी में या सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा ही होगा। बात समझ में आया? ये हाइड्रोजन के साथ में किस में जुड़ा हुआ हो? ऑक्सीजन। ये भी क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ हो? नाइट्रोजन। ये भी क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बात समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखेंगे ये चीज। यहां पे एक एग्जांपल देखिएगा। हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। ये आपका वाटर है और ले लेते हैं NH3। ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? ये अलग कंपाउंड है NH3 और ये H2O अलग कंपाउंड है। बोलो, हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा हुआ हो? ऑक्सीजन के साथ। पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसके आधार पे N से H ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि ये कंपाउंड है। समझ में आ गया? तो ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के बीच में जो जुड़ा अलग अलग कंपाउंड के बीच में ये बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। बहुत सारा क्वेश्चन उठता है यहाँ से। कोई कंपाउंड देगा और बोलेगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं। मिला? हेनरी लो, हेनरी का नियम, इसी का देन है आज हम थम्स अप, कोको कोला पी सकते हैं। हेनरी लो। इंपॉर्टेंट भी है ये हेनरी लो। पहले इसको डिफाइन करते हैं हेनरी लो को। द मास ऑफ ए गैस हो गया। द मास ऑफ ए गैस
डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमने लिक्विड रखा, ये आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां का टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड। अब ये आपका क्या है, लिक्विड है, तो इस लिक्विड के अंदर पे पहले क्या है, आपका गैस है कि नहीं है। अब इस गैस पे हम लोग किसको मिलाना चाह रहे हैं, गैस का मास को गैस मिलाना चाह रहे हैं। तो इस लिक्विड पे इतना ही गैस मिलेगा जब तक कि इसमें प्रेजेंट और इसमें डालने वाला गैस दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या बात समझ में आया? यही कहा आपका क्या, हेनरी ने। इसके आधार पे ये m का मतलब क्या हुआ, m का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ गैस। m क्या है, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ये भी तो ऊपर की ओर क्या मारेगा, प्रेशर मारेगा। हो गया। और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या देंगे, इक्वल टू, और साथ में क्या लगता है, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम यहां पे लगाएंगे क्या, KH, और आपके पास में क्या है, P। KH क्या है यहां पे, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। लिख लिए। इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, आप मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन के आधार पे लेके आते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिएगा, m की जगह में हम क्या लिख दें, PA। मोल फ्रैक्शन के टर्म पे ला रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखा हुआ है, P। किस टर्म की बात करें हम लोग अभी, मोल फ्रैक्शन में इसको लिखे, यही टर्म को हम मोल फ्रैक्शन पे लिखे। ये आप P फॉर प्रेशर समझ सकते हैं, और X का मतलब तो आपका जानते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक। मोल फ्रैक्शन, तो इस केस पे क्या मिलेगा आपको, PA इक्वल टू, बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा KH, यही, ये वाला ही, ये वाला है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का आधार पे, और ये डेफिनेशन के आधार पे। हो गया। हियर आप लिख लीजिएगा, m इक्वल टू मास ऑफ गैस इन सॉल्यूबल। m क्या है यहां पे, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। P क्या है यहां पे, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर। KH तो जानते हैं, हेनरी कांस्टेंट। हो गया। PA भी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर। इसी के बदले तो लिखे हैं, ये P के बदले में ही क्या लिखे हम लोग, PA लिखे हैं। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M। लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये P या PA, और ये XA क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर ए में कंफ्यूज लगता है तो ए की जगह में आप जी लिख सकते हैं, जी फॉर गैस। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द ट्रू रिलेशन ऑफ हेनरी लॉ। इस तरह से क्वेश्चन देगा और उसका 4 ऑप्शन देगा। देखिएगा कभी कभार ये ऑप्शन आपका नहीं रहता है, इसके जगह पे ये रहेगा। ठीक, नहीं तो इसको ढूंढिएगा, नहीं मिला तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये मोल फ्रैक्शन के आधार पे, ये डेफिनेशन के आधार पे। ठीक, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। ठीक, देयरफॉर ये तो रही बात इसके आधार पे। इसका आगे मैथमेटिकल कंक्लूजन करते हैं और इसको ध्यान दीजिएगा क्या निकलता है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी p है, या इसी को आप क्या लिखे थे बताइए तो, pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी xa। क्या लिख चुके थे, और pa इक्वल टू kh xa, ये भी अभी आपने निकाला। समझिएगा, वी नो दैट जल्दी XA इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB, मॉल फ्रैक्शन। बात समझ में आया? चलिए आपको इजी बनाने के लिए ए के जगह में क्या आप जी लिख सकते हैं, जी फॉर गैस। बात पकड़ में आया? इक्वल टू एन ए के जगह में क्या लिखे आप, जी, तो क्या लिखेंगे बोलिए, एन जी बाई फिर से क्या है एन ए, क्या लिखेंगे एन जी प्लस एन, किस में घोल रहे हैं, लिक्विड में, तो एन नहीं चलेगा, चलेगा। लिख लिए? ये समझ में आया? उधर समझ रही है तुम लोग? डाउट है? एन जी इज प्रेजेंट वेरी स्मॉल अमाउंट। एन जी यहाँ पे है हमारा, वो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। किससे कंपेयर करें तो NH2O की रेस्पेक्ट में। ठीक, तब Xg इक्वल टू क्या मिलने वाला है, जल्दी, Ng बाई NH2O। क्लियर? क्या ये बात पकड़ में आ रहा है आप लोग को? ये Ng इज प्रेजेंट वेरी स्मॉल अमाउंट, इसलिए Ng क्या हो गया, 0। नहीं समझ में आता है तो हम लिख भी देते हैं, देयरफॉर Ng इक्वल टू 0। अब तो क्लियर हो गया होगा बात। n यहां पे क्या है, n क्या है बोलो, ये n क्या है, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। हमने सिंबल्स में पढ़े हैं ना, n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। NH2O का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक, देयरफॉर NH2O इक्वल टू, n इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता,
मास बाय मोलर मास, नहीं होता है? n इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास, यानी कि W बाई m। तो NH2O इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? W बाई m। बात क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये W क्या है आपका? मास। जब किसी का वैल्यू ना दिया रहे तो सीधे हम उसको क्या लेते हैं? 1 लीटर या 1 kg से कंपेयर करते हैं। क्लियर? तो W के जगह में हम क्या डालेंगे? 1000। यह आपका क्या हो गया? मास, यानी कि 1 लीटर पानी। ठीक, कितना? 1 लीटर पानी बाई क्या है ये? मोलर मास। किसका? जानते हैं आप? 18। बताइए जल्दी। 55.55 आएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर क्या लिखा हुआ है आपका? जल्दी। PA इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? XA को हमने क्या लिखा था? XG। ये क्या है आपका? XG। XG का क्या वैल्यू? इनटू देंगे NG बाई NH2O। NH2O 55.55। ये फार्मूला याद हुआ ना? याद हुआ?